ये किरण, मैं एक मिनट, अब बोलो किरण। सर आपकी आवाज आ रही है। हेलो। हाँ जी, अब मेरी आवाज तुम्हें आ रही है? जी सर आ रही है। अच्छा, ठीक है। अ, हर किसी के पास अपना पेपर मौजूद है? अच्छा, अब इसको एज ए कॉम्प्लीमेंट समझो या इसको एज अ क्या कहते हैं, एनकरेजमेंट समझो, या थोड़ा सा वार्निंग समझो, या जो भी समझो। मुझे लगता है कि ऑनलाइन बच्चे एज कंपेयर टू ऑन कैंपस बच्चे ज्यादा सीरियस हैं। मैं तो एक टेस्ट की बुनियाद पे बात कर रहा हूं, क्या मुझे ये बात करनी चाहिए या नहीं, आई डोंट नो। नहीं, मेरे पास तो कुछ नहीं है शिजा। मैं क्या शेयर करूंगा तुम लोगों के साथ? मेरे पास तो कुछ नहीं होता। अभी मैंने आप लोगों को उस पर लेक्चर देना होता है। तुम लोग के पेपर तुम लोग के पास पहुंच गए हैं, पेपर में मुझे क्या नजर आया, वो क्वेश्चन की डिमांड क्या थी, वो करना है। किरण, तुम जरा पेपर स्क्रीन शेयर कर दो, पेपर यहाँ पे शेयर करो, पहली चीज। और मेरे पीछे टाइपिंग कौन करेगा या करेगी, हर कोई अपना कर ले, बेहतर है इंस्टेड के कोई मेरे पीछे टाइपिंग करे। आपकी चॉइस है, मेरी आवाज भी अपने लिए रिकॉर्ड कर ले, मुझे कोई इशू नहीं है। सर पेपर्स अभी तक पास होंगे? नहीं नहीं नहीं, मुझे पेपर्स नहीं चाहिए, मुझे क्वेश्चन पेपर चाहिए। अच्छा ठीक है। कोई स्टूडेंट के पास क्वेश्चन पेपर होगा तुम्हारे साथ शेयर कर ले, वो यहाँ पे स्क्रीन शेयर करें बस। हम्म। अच्छा, अल्लाह करे ऐसा हो। नहीं 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 नहीं, लग स्क्रीन शेयर, स्क्रीन रिकॉर्डिंग नहीं होगी, अपने मोबाइल पे से रिकॉर्डिंग करो सुमन। नहीं पता बमड़ा से। अफनान जहरा, ये तुम्हारा अपना नाम है? मैं थोड़ी सी शरारत कर रहा हूँ भी। अच्छा। अफनान और जहरा, इसको जरा डिवाइड करो। अफनान से जहरा निकाल दो, अफनान रह जाएगा फिर। अच्छा, मैंने पहले भी ये पूछा था। मुझे कक नहीं पता मैंने क्या किया था। अच्छा, ऑल राइट। किरण जल्दी करो। सो स्वीट। अच्छा, किरण, ये स्क्रीन तुम शेयर कर दो ना बेटे। जी सर मैं कर रही हूँ। अच्छा, पूरी क्लास में किसी को भी इंट्रोडक्शन लिखना नहीं आता? मैं आप लोगों को इंट्रोडक्शन बिल्ड करके दे रहा हूं। टॉपिक कौन कौन से थे? अ, पहली बात, इंट्रोडक्शन हैज
3 पार्ट्स, उसके 3 हिस्से हैं। थर्ड एंड द लास्ट पार्ट एंड द मेजर पार्ट इज समरी। आखिरी, तीसरा या मेजर पार्ट समरी होता है। और समरी क्या है? द की पॉइंट्स, द की पॉइंट्स कमिंग इन द बॉडी। वो पॉइंट्स जो बॉडी में आ रहे हैं वो। पहली बात। सेकंड या मिडिल पार्ट। और ये भी नोट कर दे, फॉर सम पीपल या स्टूडेंट्स इट कुड बी द स्टार्टर, यानी कुछ लोग यहां से स्टार्ट भी कर लेते हैं। और वो क्या है? ओपनिंग ऑफ द स्टेटमेंट इन 2 to 3 sentences। ये मिडिल पार्ट है। मतलब जो टॉपिक पेपर में दिया गया है उस टॉपिक को ओपन कर दो, खोल दो, उस क्वेश्चन को खोल दो। अलमास बेटा इसको फुल स्क्रीन कर दें ताकि सबको नजर आए। मैंने इस पे क्वेश्चन को तोड़ने हैं अभी। 2, गर्म पानी दे दे मुझे, और सर को चाय पियोगे? ओके, थैंक यू। ऑल राइट। और फिर अच्छा, मतलब क्या, ऐसे लोग जो डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं, डायरेक्ट स्टार्ट, उनके लिए इंट्रो स्टार्ट्स फ्रॉम द टॉपिक गिवन इन द पेपर। जो डायरेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं वो सीधा वो टॉपिक जो पेपर में दिया गया उससे शुरू करते हैं। यानी जिसको मैं मिडल पार्ट कह रहा हूं वो लोग उससे शुरू कर लेंगे, विच इज इक्वली एक्सेप्टेबल। फर्स्ट फर्स्ट पार्ट चेंजेस, वो चेंज होता रहता है। कैसे? कुड बी अ जनरल स्टार्ट। अभी अप्लाई करूंगा ये सारी बातें। जनरल स्टार्ट हो सकता है, कुड बी अ केस स्टडी, कुड बी अ स्ट्रक्चर, और स्टांस फ्रॉम अ बुक या फिलोसोफर या थ्योरिस्ट। थ्योरी पढ़ने वालों को समझ आ गई। could be a situation from another country
और हिस्ट्री एटसेट्रा जो कि रेलेवेंट होगा टू द टॉपिक। मुझे आप खावा देंगे और साथ में 3 बिस्किट देंगे। थैंक यू। अल्लाह। अब आप देखिएगा कि ऐसा कौन सा कैंडिडेट है जिसने इंट्रोडक्शन ऐसा लिखने की कोशिश की है। मेरे ख्याल में कोई नहीं। नोबडी इन द होल क्लास। मतलब क्या, आप लोगों को किसी को भी मैंने इंट्रोडक्शन का जो 1 नंबर बनता है, मैंने तुम लोगों को किसी को भी वो 1 नंबर नहीं दिया। मतलब क्या, सब के सब चवल हो। हंस तो लो। ये जो बातें मैंने टाइप की है, ये सब कुछ टाइप करके ना, वेलकम सना बच्चे, वेलकम वेलकम। अभी को 5-6 इंटरव्यू वालों को लित्र लगा के आ रहा हूं। अच्छा, ये आप टाइप करेंगे किरण बेटा, वो जो मैंने लिख लिया आप भी इसको टाइप करेंगे। यानी पार्ट 1 कैसे लिखा जाता है, वहां से शुरू करो। पार्ट 2 क्या है, पार्ट 3 क्या है, ये टाइप कर लो, अपने पास लिख लो। एंड आई नीड देम। किरण, तुमने मुझे सुन लिया बेटे? ओके सर। ओके। फरजीन बेटा, आई एम श्योर हर किसी ने कुछ ना कुछ किया हुआ है। अ, जिसको मैंने 11 नंबर दिए हैं, इसका मतलब क्या कि मैं उस बंदे से अच्छा खासा खुश हूं। अब ये भी बता दूं, फिर वापस इंट्रोडक्शन पे आता हूं। माय मैक्सिमम लिमिट ऑफ स्कोर इज 12। मैं 12+ नंबर किसी को नहीं देता। रेयर केसेस में, रेयर मतलब वो फिर रूल पे नहीं होता, मैं 13 पे चला जाता हूं। लेकिन ऐसा मुझे इस साल कम से कम कोई याद नहीं है कि मैंने किसी को 13 नंबर दिए हैं। अच्छा, जिनको मैंने नंबर दिए हैं, मुंह बंद कर लो, स्टूपिड ना बनो। अपने पेपर अपने पास रखो। डू नॉट शेयर योर पेपर्स। कुछ चीजें प्योरली तुम्हारी अपनी हैं। इतनी खुदगर्जी इंसान के लिए जरूरी है? ओके नाउ, अब क्रिटिकली, अच्छा, इंट्रोडक्शन पे फिर वापस आ रहा हूं। बेटा जो मैंने ऊपर, अब मजीद किसी ने टाइपिंग नहीं करनी है। इंट्रोडक्शन की जो मैंने बातें लिखी, उसमें से ये बातें भी ऐड कर दें। देयर इज नो एक्सप्लेनेशन इन इंट्रो। इंट्रोडक्शन में कभी एक्सप्लेनेशन नहीं होता। मतलब क्या, अवॉइड फैक्ट्स एंड डेवलपमेंट्स टू द मैक्सिमम। मैंने ये नहीं कहा कि हर सूरत में आप अवॉइड करेंगे, कई जगहों पे आप नहीं कर पाते। और फिर डू नॉट एक्सप्लेन एन इशू इन इंट्रो or conclusion. If you do that, it's a blunder.
ना, अब पहले इस क्वेश्चन को तोड़ रहा हूं। क्रिटिकली एवेल्युएट, कंक्लूजन में आपको एक और लेक्चर में बिल्ड करूंगा। critically evaluate how Israel launched terror is has become a classical example of war crimes. How do you see the decision of ICJ and the response of US government to it? How it would impact its relation with the Arab world? इस क्वेश्चन को मैंने इंटेंशनली अच्छा खासा लंबा बनाया। अच्छा, हुआ क्या है, majority of the people did not explain the idea of war crimes. जिन लोगों ने, अब देखिए फॉर एग्जांपल, क्रिटिकली एवेल्युएट से लेके वॉर क्राइम्स तक एक पार्ट है, हाउ डू यू सी द डिसीजन ऑफ आईसीजे ये दूसरा पार्ट है, और यूएस का रिस्पांस टू इट, इजराइल का रिस्पांस टू इट, ये मिलके दूसरा पार्ट है। तीसरा पार्ट है यूएस के रिलेशन विद द अरब वर्ल्ड कैसे इफेक्ट हो रहे हैं, ये तीसरा पार्ट है। तो इस क्वेश्चन के तीन पार्ट्स हैं। कुछ लोग क्या करेंगे, हाउ डू यू सी द डिसीजन ऑफ आईसीजे को अलग कर लेंगे एंड द रिस्पांस ऑफ यूएस गवर्नमेंट टू इट को अलग कर लेंगे, यानी ये चार पार्ट बना लेंगे। ठीक है, मैं इन दोनों को कंबाइन समझूंगा। अब जिन जिन लोगों ने क्रिटिकली एवेल्युएट हाउ द क्लासिकल एग्जांपल ऑफ वॉर क्राइम्स वाला पार्ट जिन लोगों ने एक्सप्लेन नहीं किया है, उनके नंबर किसी भी सूरत में 8 से ऊपर या 9 से ऊपर नहीं बनते, क्योंकि उन्होंने एक बड़ा पार्ट ऑफ द क्वेश्चन छोड़ दिया है। हाँ, अगर ये होता स्टेटमेंट कि इजराइल launched terror on Gaza has become a classical example of war crimes, यानी क्रिटिकली एवेल्युएट वाला पार्ट इससे निकाल दिया गया, तो फिर ये स्टेटमेंट हो जाता। फिर ये क्या हो जाता, स्टेटमेंट। तो इंट्रोडक्शन के बाद स्टेटमेंट, स्टेटमेंट पे मैं मैक्सिमम 2 पैराग्राफ बनाता, मिनिमम और मैक्सिमम 2 पैराग्राफ बनाता। लेकिन यहां पे तो क्लियर कट लफ्ज क्लियर क्रिटिकली एवेल्युएट लिखा हुआ है, और एक बड़ा पार्ट ऑफ द आंसर ये है, कितना, कम से कम 40%। वहां पे कुछ भी एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं, आपको क्वेश्चन समझा रहा हूं ना। मैं वहां पे आर्गुमेंट्स क्या देता, नंबर वन, बड़ा आर्गुमेंट में देता क्लासिकल एग्जांपल ऑफ वॉर क्राइम्स, अनप्रेसिडेंटेड, अनप्रेसिडेंटेड इज अ पॉजिटिव वर्ड, इनह्यूमन बम्बार्डमेंट। एक ये पॉइंट बिल्ड करता। दूसरा, इंफ्रास्ट्रक्चर डिस्ट्रक्शन, इंफ्रास्ट्रक्चरल डिस्ट्रक्शन। तीसरा, देखिए यहां पे मैं अब किसी की लैंग्वेज पे कमेंट करने वाला नहीं हूं, मुझसे लैंग्वेज भी डिस्कस ना करना, कोई फायदा नहीं है। जो तुम लोग का स्टाइल डेवलप है सबका ठीक है। तो दूसरा पॉइंट में ये डिस्कस करता। तीसरा में क्या डिस्कस करता, किलिंग्स, आपको मैं ये पढ़ा चुका हूं। फोर्थ, ह्यूमैनिटेरियन
aspects being targeted. ये अब बताते, 4 पैराग्राफ हो गए, 5। फूड वाटर shortage used as weapons etc. मैं ये पॉइंट बताता। 6th, displacement and restriction या restricting Palestinians to southern Gaza। ये सारे वो पॉइंट्स होते। अच्छा, कुछ लोग क्या करते हैं, अगर स्मार्ट स्टूडेंट कोई होता तो इसका इंट्रोडक्शन कहां से शुरू करता? इंट्रो। वो इंट्रो कहां से शुरू करता? मिसाल के तौर पे जेनेवा कन्वेंशन ऑन ह्यूमन राइट्स एंड वॉर क्राइम्स, वो क्या कहता है? कहां से शुरू कर दे? और फिर उसके बाद क्या करता? वो ओपन करता द स्टेटमेंट जो पेपर में दिया गया है। दूसरा पार्ट ये होता, और फिर समरी के की पॉइंट्स देते कि बॉडी में ये आ रहा है। पहले हम स्ट्रक्चर क्लियर कर रहे हैं और फिर उसके बाद आर्ग्यूमेंट्स पे आऊंगा कि तुम लोग आर्ग्यूमेंट्स में चवलिया क्या मार रहे हो। तो एक स्टेटमेंट मैंने ओपन किया, दैट इज क्रिटिकली एवेल्युएट। फिर मैं क्या बताता? आईसीजे पार्ट मैं ये एक्सप्लेन करता। पहला आर्ग्यूमेंट होता, साउथ अफ्रीका फाइल्ड द केस। केस उसने फाइल कर दिया आईसीजे में। फिर आईसीजे ने ऑर्डर्स दिए टू फ्रीज द वॉर। और फिर रिकमेंड किए क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स बाय द आईसीसी, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। फिर आईसीसी डिसीजन है, वो पॉइंट बिल्ड करते। फिर यूएस अपोजिशन है, यूएस एंड इजराइल का सेम स्टांस है, याद रखिएगा। यूएस इजराइल दोनों का सेम स्टांस है। जिसमें बड़ी बड़ी बातें क्या हैं?
US, Israel, etc., not the signatories of ICC. Gaza does not come under the jurisdiction of ICJ. फॉर एग्जाम्पल, ये बात करते और फिर US has condemned Hamas but not Israel. स्टिल वो क्या कहता है? इजराइल का वो क्या जो कर रहा है, एक्ट ऑफ सेल्फ डिफेंस है। ये पॉइंट बिल्ड करते। थैंक यू बच्चे। बेटा पेपर को रहने दो, पेपर को ना हटाओ। और उसके बाद फिर US relations with Arab world becoming, वो क्या हो रहा है, increasingly complicated। कैसे? इजिप्शियन प्रेसिडेंट, जॉर्डेनियन किंग, etc. refused to meet US president। फॉर एग्जाम्पल, दूसरा, सऊदी अरेबिया US रिलेशन में क्या क्या हुआ? मिसाल के तौर पे, कैसे refused to increase oil production on the request of US president। US, sorry, कैसे foreign minister indirectly blames US not to be for not being, for not using its due pressure on Israel। कतर ने यही कहा है, कुवैत ने यही कहा है, यूएई यही कह रहा है, जॉर्डन यही कह रहा है।
China increasing relations with मिडल ईस्ट, ये बता दोगे? क्योंकि वैक्यूम आ रहा है इन यूएस मिडल ईस्ट रिलेशंस, ये बताओगे कि फिर चाइना को स्पेस मिल रहा है, लेकिन फिर ये भी बताओगे बट मिडल ईस्ट एंड यूएस can't afford severing relations with each other. Strategic need है of each other. कैसे? US need to retain bases, sell weapons. Middle East need security, need weapons from US. ये पॉइंट मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन किया है मिसाल के तौर पे। ये था सवाल का जवाब। अब बताओ किरण बेटा, सबको माइक अनम्यूट कर दो, हर किसी के पास ये ऑप्शन है। अब बताओ, या तुम लोग मैसेज भी कर सकते हो। अब बताओ कि ये जवाब समझ आ गया सबको? अच्छा, मैं दूसरे क्वेश्चन पे जा रहा हूं। याद रखो, आर्ग्यूमेंट बिल्डिंग पे बाद में आ रहा हूं कि तुम लोगों ने आर्ग्यूमेंट बिल्डिंग में छवियां क्या मारी है, उस पर बाद में आ रहा हूं। अभी तो सिर्फ क्वेश्चन की डिमांड को आंसर कर रहा हूं कि क्वेश्चन की डिमांड थी क्या। अब सबके माइक अनम्यूट है और तुम लोग के पास ऑप्शन है। मैं क्वेश्चन नंबर 2 पूछ रहा हूं। critically evaluate the chances of the continuation and expansion of Hamas-Israel war across the region. अब ये मुझे बेटा वो मैं फिर दूसरी क्लास में बताऊंगा। अब मुझे थोड़ी पता कि मैं दोबारा कहां से स्टार्ट ले लूं। इस तरीके से बेटा नहीं होता। मैं मशीनिक इंसान नहीं हूं, मैं स्लाइड्स वाला बंदा नहीं हूं। मुझे क्या पता मैंने क्या बोला है। ऑनेस्टली मुझे कुछ नहीं पता होता, बस उस वक्त शेप कर रहा होता हूं चीजें। अच्छा, अब बताएं आप लोग कि critically evaluate the chances of the expansion of Hamas-Israel war across the region. इस टॉपिक का मतलब है क्या, मुझे कौन समझाएगा? क्योंकि अक्सरियत लोगों ने इस टॉपिक में केवल एक बहुत छोटा सा लफ्ज है। बोलो, जरा से डॉन का हो गया ना। हाथ उठा दिए मोहम्मद जैन, बोलो। सर अस्सलाम वालेकुम। सर वालेकुम। कंटिन्यूएशन एक तो वक्त के एतबार से, और दूसरा एक्सपेंशन। जिस तरह अब जैसे ही बशार की हुकूमत ख़त्म हुई है तो साथ ही उन्होंने सीरिया की तरफ भी शुरू कर दी है, और लेबनान के साथ पहले ही चल रहा था उनका मामला। तो मतलब खित्ते में साइडों पे फैलने के मामले में एक्सपेंशन। ठीक है, तो आप सीरिया के पॉइंट को कैसे लिंक कर रहे हो बच्चे? सर यही कि वो अपना जो है उनके एक डोमिनेंस रीजन के अंदर इसराइल जो है अपने बिठाना चाहता है, और
मतलब एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी रखता है, जैसे सोवियत यूनियन रखता था किसी ज़माने में। तो जैसे ही उन्हें जो भी चांस मिल रहा है, जो भी वीकेंड स्टेट मिल रही है, उसकी तरफ वो बढ़ा देते हैं। जैसे अभी गोलान हाइट्स के ऊपर उन्होंने अब कब्जा कर लिया है। तो इस तरह से मतलब तो क्या गोलन हाइट्स पे जो कब्जा किया है, वो गोलन हाइट्स मतलब पे कब्जा जो है वो तो सीरिया में हुकूमत चेंज होने की वजह से नहीं हुआ? नहीं सर, उनका जो ग्रेटर इसराइल का एक एजेंडा है जिसके तहत सारा कुछ मामला चल रहा है। तो क्या ग्रेटर तो इसराइल के एजेंडे को हम लोग सिर्फ गजा के साथ ही लिंक कर रहे हैं, बाकी चीजें लिंक नहीं हो रही है? सर मतलब मैं तुम्हें क्वेश्चन कर रहा हूं, तुम गलत नहीं बोल रहे हो। गलत करो, बोलते जाओ। सर मतलब हमास इसराइल का जो मामला है वो इसी वजह से है कि इसराइल की जो एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी है, और वो उसको गजा स्ट्रिप को जो है वो भी अब एनेक्स कर रहा था। तो उस वजह से ये एक कॉन्फ्लिक्ट। एक मिनट, जी। जैन, तुम तो मेरे जैन नहीं हो। जी सर, आप वही वाला हूँ, आर्टिकल वाले। हाँ, देखो मैंने तुम्हारी आवाज पहचान ली बच्चे। हाय, ये मेरा जैन है। अच्छा। मुझे तो नाम याद नहीं रहते हैं, लेकिन आवाजें याद रह जाती हैं, आइडिया याद रह जाते हैं। ये तो मेरा जहन है। अच्छा। हम्म। तो सर वो चीज़ जैन मतलब आगे जैन जैन, सुन लो सुन लो, जी सर। लानो तो तेरे पे। यूं जवाब देना था तुमने। मैं तो तुमसे बड़ा एक्सपेक्ट कर रहा था। छठो। अच्छा, और मैं कोई कुछ एक्सप्लेन बोलेगा? जी जी। सर, अस्सलाम सर, सर किरण है। अच्छा। सर, ये जो हमास इसराइल का एक्सपेंशन और कंटिन्यूएशन का वॉर था, वो ये नहीं था कि वो रीजन में को और किस तरह से कहाँ से इन्वॉल्व हो रहा है। वो यही है कि हमास और इसराइल की जो वॉर है, जैसे अगर सीरिया का पॉइंट है तो वो इस रेफरेंस से नहीं है कि वहां पर बशर उल असद की रिजेम चेंज हुई है, तो इसराइल वहां पर ग्रेटर इसराइल की रेफरेंस से वहां पर गोलन हाइट को कब्जा कर रहा है। वो इस सेंस में नहीं आएगा। इसराइल उसका सीरिया का पॉइंट इस तरह से है कि ईरान और लेबनान के बीच में सीरिया था, तो वो जो एक रीजनल ये कि एक्सपेंशन हो सकता है कि नहीं, वो इसलिए में था कि इसराइल और लेबनान की तो इसमें ऑलरेडी इन्वॉल्व हो गए थे हमास इसराइल की वॉर के बाद, क्योंकि पीछे से ईरान की प्रॉक्सी की वजह से। लेकिन अब सीरिया का पॉइंट इसलिए इसमें इंक्लूड होता है कि जब सीरिया में रिजाइम चेंज हुआ है, तो वो अब नेक्स्ट जो आएगा वो प्रो यूएस है, जो एचटीएस की है। तो ये है कि लेबनान जो है उसको ईरान जो सीरिया के थ्रू अपना जो वेपन्स वगैरह या जो रिसोर्सेज दे रहा था वो अब नहीं दे पाएगा। तो इसलिए एक्सपेंशन जो है वो इसलिए भी थोड़ा सा कर्टेल करेगा, क्योंकि ईरान अब डायरेक्टली लेबनान को सपोर्ट नहीं कर सकता इसराइल को काउंटर करने के लिए। तो सर ये इस ठीक, तरह से है। मुझे समझ आई, इस मुझे समझ आ गई, मुझे समझ आ गई, मुझे समझ आ गई। ठीक है। ठीक है। मैं बेसिकली जो सुनना चाह रहा हूँ मुझे वो मिल नहीं रहा। जी मुकद्दस, यस यू में बोलो। सर इसके दो पार्ट हैं, दो चीजें बतानी है हमें क्वेश्चन के अंदर। एक तो ये है कि ये वॉर स्टॉप होगा भी या नहीं, या कंटिन्यू रहेगा, बिकॉज इतना प्रेशर आ चुका है लेकिन फिर भी इट इज नॉट स्टॉपिंग। लाइक फॉर एग्जांपल आईसीजे के प्रेशर था लेकिन फिर भी स्टॉप नहीं हुआ बिकॉज ऑफ यूनाइटेड स्टेट सपोर्ट। तो हम लोग इसमें ये बताएंगे कि कोई चांसेस नजर नहीं आ रहे इसके स्टॉप एक्सेलेंट, होने के। तुमने क्वेश्चन को पिक किया है। जी। और सर इसका दूसरे केस के अंदर पॉइंट में हमें ये एक्सप्लेन करना है कि रीजनल स्पिल ओवर के कितने चांसेस हैं, मतलब दूसरी कंट्रीज कितना यस हो सकती हैं इसके अंदर। यस, ये था जवाब। जिन लोगों ने इन दो वर्ड्स को, आपके ख्याल में मैंने कंटिन्यूएशन और एक्सपेंशन को गलती से दिया है? ये अल्फाज मुझसे गलती से आ गए हैं? ऑफ कोर्स मैंने इंटेंशनली यूज किए हैं। द कंटिन्यूएशन ऑफ वॉर गजा, यानी हमास इजराइल वॉर, और दूसरा है एक्सपेंशन ऑफ द वॉर अक्रॉस द रीजन। तो तुम सब ने अपनी अपनी जगह पे बातें ठीक कही हैं, लेकिन इन दो लफ्ज को अलग अलग डील करना था ना। अब पॉइंट्स देखो। नंबर वन, मैं एक क्वेश्चन को कैसे शुरू करता, यानी इंट्रो। इंट्रो के बाद मेरा पहला आर्ग्यूमेंट क्या था? इजराइल वॉर क्राइम्स इन गजा। सिंपल वॉर तो मैं कहता ही ना, वॉर क्राइम्स।
लेकिन ये कितना करता? 1 से 2 पैराग्राफ, इससे ज्यादा ना करता। 1 to 2 पैराज, इससे ज्यादा मैं ना जाता। हम देखें, सबसे पहले तो आपने क्वेश्चन के स्ट्रक्चर को क्लियर करना है कि क्वेश्चन मुझसे डिमांड क्या कर रहा है, उसके मुताबिक क्या मैं उसके डिमांड पूरे कर रहा हूं या नहीं। दैट्स द फर्स्ट पार्ट। उसके बाद ये बकिया बातें हैं कि आपका आर्गुमेंट कैसा है, अच्छा है, वीक है, पूरा कंप्लीट है, नहीं है, वो तो बात के सवालात है। सबसे पहला तो ये हुआ कि वॉर शुरू हो गया, इजराइल ने वॉर क्राइम शुरू कर दिए। नाउ अब कंटिन्यूएशन के चांसेस क्या हैं? कंटिन्यूएशन कैसे बताओगे? यार कंटिन्यूएशन की स्पेलिंग मैं भूल गया। कंटिन्यूएशन ऑफ वॉर, कैसे? उसका एक पॉइंट क्या होता? इजराइल is not stopping the war in spite of ICJ, UNGA, Middle East demand, even US, यूरोप, सब डिमांड के वॉर को स्टॉप कर दो, लेकिन वो नहीं कर रहा। नहीं नहीं नहीं, याद रखो फेलियर तो, अब फेलियर वाली बात भी डिसएग्री नहीं कर रहा हूं कि फेलियर का पॉइंट बनता है, उस बात से डिसएग्री नहीं कर रहा हूं। बेसिकली हमने ये बताना था कि हाउ एडमेंट इजराइल इज। ठीक, अच्छा। नहीं 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 नहीं, तलाल यूसुफ तुम्हारा जो पॉइंट है वो बेसिकली बता रहा है कि जो खासकर पहले 2 पॉइंट्स हैं, नहीं, फेलियर इन मीडिएशन एफर्ट्स, ठीक है, बिल्कुल तलाल, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, बिल्कुल तुम्हारे पॉइंट्स जनवन है। ठीक है ना? अब इस बुनियाद पे हम क्या कह रहे हैं कि वर्ल्ड फेल हो रहा है इजराइल को कन्विंस करने में, और इजराइल एडमेंट है। क्यों? ये जो मीडिएशन की जितनी भी एफर्ट्स है कतर ने किए वगैरह, वो फेल हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि इजराइल की डिमांड क्या है? इजराइल डिमांड इज कंप्लीट, बल्कि एलिमिनेशन ऑफ हमास। एलिमिनेशन ऑफ हमास उसकी डिमांड है। रिकवरी ऑफ हॉस्टेजेस है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इज टू एलिमिनेट हमास। इजराइल हैज टू फाइट अ टनल वॉर। उसको टनल वॉर फाइट करनी पड़ेगी। अब टनल की बात करेंगे, मैंने आई एम श्योर तुम लोगों को डिस्कस किया हुआ है ये। तो हम ये कहते हैं कि चांसेस ऑफ वॉर कंटिन्यूएशन कैसे होनी है। क्यों है? इसलिए है कि अभी तक दुनिया फेल हुआ है, इजराइल कमिटेड है, एडमंट है, और वो कर रहा है सब कुछ। क्यों? इन बुनियादों पे। और
लेकिन हमास को एलिमिनेट करने के लिए उसको ये वॉर, टनल वॉर लड़नी पड़ेगी। तो ये चांसेस ऑफ कंटिन्यूएशन पे हमने बात कर दी। अब ये भी याद रखो कि कंटिन्यूएशन से बड़ा पार्ट कौन सा है? एक्सपेंशन है। क्योंकि कंटिन्यूएशन के लिए बाय डिफॉल्ट ज्यादा आर्ग्यूमेंट्स नहीं बनते। मतलब क्या, मैं कंटिन्यूएशन को लेट्स से 6 मार्क्स देता, और फिर एक्सपेंशन को एटलीस्ट 9 to 10 देता, इवन 11 देता, कुछ इवन 12 देते। फिर वहां पे हम क्या क्या बातें करते? नंबर 1, सबसे बड़ी बात, दैट इज इजराइल, हमास, सॉरी, हिजबुल्ला ग्रोइंग या एक्सपैंडिंग कॉन्फ्लिक्ट, ये बताते। और उसमें हम कहां पे करते हैं कि इजराइल क्या हुआ है? सक्सेसफुल हुआ है इन रिड्यूसिंग द कैपेसिटी ऑफ हमास, सॉरी, ऑफ हिजबुल्ला। दूसरा हम किस पे आर्गुमेंट बिल्ड करते? दैट इज ईरान, इजराइल, बल्कि पहले होतीज पे करें, होतीज अटैक्स, एक पैराग्राफ उस पे बिल्ड करते। तीसरा और सबसे बड़ा पार्ट इसका क्या होता इस डिबेट का? इजराइल, ईरान इंक्रीजिंग टेंशन, आप वो एक्सप्लेन करते। टेंशन के बजाय कन्फ्रंटेशन वुड बी अ बेटर वर्ड। यस मुकद्दस। जी जी जरगोना, बिल्कुल वही वही होती, इसका वही है जो इजराइल पे हमले करते हैं, ट्रेड पे हमले करते हैं, यूएस के शिप्स को टारगेट करते हैं, इजराइल के शिप को टारगेट करते हैं, यूके के शिप को टारगेट करते हैं, एंड गो ऑन। डन। उसमें फिर आप ले आते हैं रिसेंट चैप्टर इज ऑफ सीरिया, द पॉसिबल रोल ऑफ इजराइल इन द फॉल ऑफ असाद। अच्छा, पहले क्या बात करते हैं यहां पे? इंटरनल जेन्युइन इश्यूज यहां पे रहे हैं, यानी सीरिया में, वो आपको पढ़ा चुका हूं। बट एक आधे पैराग्राफ में आप बताते कि ये इश्यूज हैं। बट ईरान, द मेजर सप्लायर
to Hezbollah, and Syria the supply line. Israel needed to cut it. कर दिया उसने। ये भी आप बता सकते थे यहां पे। ये क्वेश्चन भी क्लियर हुआ? और फिर एक आधा पैराग्राफ ये बनाते कि दो internationally the image of Israel disrupted, वो डिसरप्ट कर गया है, but it has made sizable gains, उसने बड़े सारे गेन्स कर दिए। कैसे? डाउन साइजिंग हमास and Hezbollah, putting Iran on back foot. ईरान को बैकफुट पे कर चुका है, but it doesn't mean it has won the war या end of the war. Chances of continuation of Israel aggression may continue till its objectives not achieved, till US has not exerted its real pressure. The jihadist tendencies in the region may get suppressed for time being, but the atrocities of Israel is making more conducive environment for harboring jihadist culture. कैसे? वो जो ऑर्फन्स बन रहे हैं वो तो तैयार है, they've lost everything.
मैंने इस सवाल का जवाब तुम लोगों को दे दिया। क्लियर सबको? क्या मतलब इंटरनल जेन्युइन इश्यूज पार्ट ऑफ एक्सपेंशन? जरगोना माइक अनम्यूट करो, क्या कहना चाह रही हो? अस्सलाम वालेकुम सर। अच्छा, सर मैं ये कह रही हूँ कि जो आपने एक्सपेंशन की हेडिंग बनवाई है, तो ये जो एक इंटरनल जेन्युइन इश्यूज है, ये उसी हेडिंग का सब पार्ट है या फिर ये अलग से हम पैराग्राफ बनाएंगे? किधर मैंने बनाई ये हेडिंग इंटरनल जेन्युइन इश्यूज? किधर बनाई मैंने? सर आपने कहा इंटरनल जेन्युइन इश्यूज में आ जाएगा ईरान मेजर सप्लायर टू हिजबुल्लाह और सीरिया सप्लाई नहीं लाइन नहीं एंड नहीं 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 इजराइल नहीं, नीडेड अब टू देखो कट मेरी इट। बात को तुमने गलत पिक कर लिया। मैंने ये कहा कि जो इसराइल गजा सीरिया में जो रिजीम चेंज हुआ है, उस रिजीम चेंज के मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं, और मेजर रीजंस क्या है, उनके इंटरनल जेन्युइन फैक्टर्स हैं जो इस क्वेश्चन का डोमेन नहीं था। उसको पैराग्राफ में हमने बताना था। उसका एक पॉसिबल एंगल ये भी हो सकता है कि जो द फॉल ऑफ असाद हुआ है, जो कि ईरान का एलाई था और हिजबुल्लाह का एलाई था, और सप्लाई लाइन के तौर पे इस्तेमाल होता रहा सीरिया ड्यूरिंग द रिजीम ऑफ असाद। अब वो सप्लाई लाइन के तौर पे इस्तेमाल नहीं होगा। तो ये जो कुछ भी हो, इसके पीछे ये वाला फैक्टर भी रोल प्ले कर सकता है, ये फैक्टर भी इसमें इन्वॉल्व हो सकता है, और मैंने इस एंगल से तुम लोगों को पढ़ाया होगा। अब समझ आ गई? यस सर। सर मैं ओल्ड स्टूडेंट हूँ तो मैंने रिसेंट क्लासेस नहीं लिए हुए, बट सर ये आप सीरिया का उसके साथ लिंक कर रहे हैं कि एक्सपेंशन कैसे हो सकती है। गॉट इट, थैंक यू सो मच। ओके। अच्छा, question number 3. UNGA has passed a resolution in the favor of two-state solution. 3 European states also recognize Palestine as a sovereign state. Critically evaluate the chances of two-state solution, or do you think Israel would continue as an apartheid state? अब जिसको जो समझ आई है वो मुझे समझा दे। माइक अनम्यूट करते जाएं, और याद रखो, गलती करो मुझे तुम्हें डांटने दो। सर इसका जो मुझे समझ में आता है ये था कि यूनाइटेड जनरल असेंबली ने इसकी जो इसराइल और फ़लस्तीन का जो इशू था उसका एक पास किया था, दो रेजोल्यूशन पास की थी कि टू स्टेट इसका सॉल्यूशन है, ताकि दोनों पीसफुल रहें को एग्जिस्टेंस में। लेकिन इस क्वेश्चन में पूछा कि भाई क्या वो जो अभी जो सारा जो एक इसराइल और हमास का जो सारा एक इशू और कॉन्फ्लिक्ट और वॉर चल रही है उसके बाद भी क्या वो पॉसिबल है कि नहीं, अगर पॉसिबल है तो कैसे, और अगर नहीं है तो फिर मतलब जो इसराइल का एक जो एक अपार्थाइड उसका जो एक बिहेवियर है कि भाई सारा उसी ने उस सबको कंट्रोल करना अच्छा, है, और तुम रुक हमास जाओ, रुक जाओ, मुझे ये स्टेटमेंट पहले तोड़ के दो, स्टेटमेंट तोड़ो। सर ये पहले तो इसकी स्टेटमेंट है ऊपर पूरी कि यूनाइटेड नेशन की जो टू स्टेट रेजोल्यूशन की जो उन्होंने पास की हुई है, और 3 यूरोपियन जो कंट्रीज हैं उन्होंने पैलेस्टाइन को रिकग्नाइज कर लिया। ये यहाँ तक सिर्फ स्टेटमेंट है। उसके बाद जो क्वेश्चन एक स्टार्ट हो रहा है इसी के रेफरेंस पे, मतलब इसको एक स्टेटमेंट को माइंड में रखकर फिर आगे उसका जो क्वेश्चन है कि क्रिटिकली इवैल्यूएट द चांसेस ऑफ टू स्टेट सॉल्यूशन, एक पार्ट ये है, और डू यू थिंक इसराइल वुड कंटिन्यू एज एन अपार्थाइड स्टेट, ये दूसरा पार्ट है। और इसमें और का ऑप्शन है, तो इसका मतलब कि हमने एक साइड लेनी है, और हमने जो साइड लेनी है उसको फिर प्रूव करना है। अच्छा, ठीक है, तो तुम मतलब यहाँ पे ये कहते हो कि हमने एक स्टांस लेना, दूसरा स्टांस हमने नहीं लेना, राइट? सर दूसरा स्टांस हमने लेना मतलब ये, हाँ एक लेंगे और उसी को प्रूव करेंगे, और जो दूसरा स्टांस है उसको हम अपने एक वाले स्टांस में ही दूसरे को निगेट करेंगे कि किस तरह से ये है कि वो अपार्थाइड नहीं होगा, टू सॉल्यूशन ही सॉल्यूशन है। मतलब हम दूसरे की साइड नहीं लेंगे लेकिन उसको निगेट जरूर करेंगे अपनी वाली साइड में। ठीक है, ऑल राइट। अच्छा, और कोई शिजा तुम बोलो।
अदनान तुम बोलो, तुम कैसे के जवाब देते इसका? सर मैं आए प्लीज। सर इसमें ये बात तो ऑब्वियस ही है कि टू स्टेट सोल्यूशन की तरफ जो है वो कम चांसेस हैं। उसकी वजह ये है कि इसराइल का एग्रेसिव बिहेवियर, उसकी एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसीज और रिसेंट जो भी कॉन्फ्लिक्ट के अंदर प्रोग्रेस जैसे चल रही है, कि इसराइल कभी भी टू स्टेट सोल्यूशन की तरफ नहीं आएगा। फिर दूसरा ये कि उसके जो अपोजिंग फोर्सेस या अपोजिंग को एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस था, वो इस वक्त बहुत ज़्यादा वीक हो गया है। उनकी जो की लीडरशिप है उसके मरने के बाद, और फिर ईरान की पोजीशन वीक होने के बाद खित्ते में रिसेंटली, और जो मतलब उसके एलाइज खास तौर पर जैसे सीरिया का भी जिक्र हुआ कि उसके पीछे हटने से, कि अब इसराइल के लिए जो एक उसका एक अपना विजन है अपार्थाइड स्टेट का, यानी कि सारे पैलेस्टीन को एनेक्स करने का, वो पूरे होने के ज़्यादा चांसेस हैं। तो इसमें हम ये कि दोनों चीज़ों को बताएंगे कि वो हैं क्या क्या, लेकिन ये कि इसमें जो चांसेस हैं वो ज़्यादा अपार्थाइड स्टेट के हैं, और उसमें क्या एक तो पॉसिबिलिटी क्या है, और जो उसकी अब रिसेंट कंटिन्यूएशन है कि जितने वो लोगों को डिस्प्लेस कर रहे हैं, उनको राइट्स क्या क्या अभी मतलब बहुत लिमिटेड दिए जाते हैं मुसलमानों को, और वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं बन सकते, वो सिर्फ वोट कर सकते हैं, फिर इस तरह की चीज़ें, यानी जो अब इसराइल के अंदर जो सिचुएशन है मुसलमानों की, उसको मद्देनज़र रखते हुए बताएंगे कि वो कैसे एक अपार्थाइड स्टेट की तरफ ही जा रहा है। ये सर मेरा पॉइंट। ठीक है, ठीक है, ठीक है। एक सेकंड, एक सेकंड, आई हैव टू लिसन टू अ वॉइस नोट। आप लोग जरा सा अच्छा, तुम लोग मुझे नमाज पढ़ने की इजाजत दोगे? मैं नमाज पढ़ लूँ, मेरा वुजू है, मैं नमाज पढ़ लेता हूँ, फिर दोबारा शुरू करते हैं, ठीक है? किसी ने जाना नहीं, क्योंकि हमने डिस्कशन अच्छी खासी अभी करनी है। शिजा, तुम जरा माइक अनम्यूट करो। तुम नई शिजा हो, पुरानी शिजा हो? अस्सलाम वालेकुम सर। सलाम। नहीं तो नहीं, नहीं हो। वो पुरानी की आवाज बहुत मोटी मोटी थी। ओके सर। बट वो सर मैं भी काफी टाइम से नुआ में हूँ। अच्छा, वो ऑलरेडी उसमें है, ऑर्डर अकाउंट ग्रुप्स में है। ओके सर। हाँ जी। तुम कब से हो, कब से पढ़ रही हो, मतलब कितनी पुरानी हो? 200 साल या 300 साल? सर सर मैंने मार्च में ज्वाइन किया था नुआ को। ओके। तो नोवा ज्वाइन करके गलती की या सही किया? सर कुछ टीचर, टू बी ऑनेस्ट, कुछ टीचर्स की अगर बात की जाए तो बहुत अच्छा मेरा एक्सपीरियंस रहा, कुछ टीचर्स के साथ नहीं अच्छा रहा। अच्छा, एक चीज ये भी याद रखो कि जिंदगी में किसी भी तालीमी इदारे में तमाम टीचर के साथ हमारा एक्सपीरियंस अच्छा हो, ये दुनिया में किसी भी तालीमी इदारे में नहीं हो सकता। लेकिन सर मेरा जस्ट हाँ, सर मेरा जस्ट एक्सपीरियंस है वो कंपल्सरी टीचर्स के साथ बहुत अच्छा रहा है, आउटस्टैंडिंग रहा है, ऑप्शनल्स के साथ नहीं रहा। अ, पहली बात तो ये है कि कंपल्सरी एक बहुत बड़ी दुनिया है। अगर हम कंपल्सरी में तुम्हें मुतमईन कर सकें तो दिस इज अ गुड, वेरी गुड साइन। लेकिन मैं नाम लिए बगैर बात करेंगे। अयार तो तुम लोग का बड़ा अच्छा अयार, तुम लोग का ये पॉलिटिकल साइंस है? सर मेरा पॉलिटिकल साइंस है। किसने पढ़ाया?
सर वैसे तो पहले सर आमिर ने पढ़ाया था, बट मुझे सर इजहार की समझ आई तो मैंने सर इजहार की क्लासेस ली थी। तुम्हें अमर की समझ नहीं आई? सर उनकी समझ आई है, आई डेंट से लाइक दैट, मुझे उनकी समझ नहीं आई, लेकिन मुझे पता है ज्यादा तुम सर मेरे इजहार सामने की। होती, एक मिनट तुम मेरे सामने होती, मैं तुम्हें एक कान से पकड़ता, दूसरा कान पे लिखकर लगाता जाता। अब अंदाजा लगाओ कि मैं किस तरीके से स्टाइल बना रहा हूँ। नो नो सर, आई डेंट मीन दैट कि मुझे सर आमिर की नहीं समझ आई, मैंने कहा मुझे सर इजहार की ज्यादा समझ आई। सर वो ठीक है, स्टूडेंट पे भी डिपेंड कर रहा होता है। ट्रू ट्रू। अच्छा पता क्या होता है, कुछ टीचर्स हमें सूट कर जाते, कुछ टीचर्स हम बेशक बड़े अच्छे हो लेकिन हमें वो सूट नहीं कर पाते। हमारे एकेडमिक स्टैंडिंग डिफरेंट होती है, हमारा वो जो स्टाइल ऑफ पिकिंग है वो डिफरेंट होता है, दूसरों का डिफरेंट होता है, दैट्स ट्रू। अच्छा, और तुम्हारे कौन से सब्जेक्ट्स थे? शिजे? जी जी सर। हाँ जी। सर और मेरा जेंडर स्टडीज था, वो मैम सदफ कयूम ने पढ़ाया। देन उसके और बाद देन एंथ्रोपोलॉजी था, यूरोपियन हिस्ट्री था, क्रिमिनोलॉजी था। यूरोपियन हिस्ट्री किसने पढ़ाया? सर जीशान फिदा ने अच्छा पढ़ाया है। हाँ जी। ये मेरे स्टूडेंट तो मुझे पता है, जो पक्के स्टूडेंट जो मुझे याद है ना, जिनको पिक किया है मैंने। अच्छा, क्योंकि एकेडमिक के लिए मुझे लगता है कि वन ऑफ द वेरी गुड पिक इज, ये तमाम एक भी नहीं है कि सब सब स्टूडेंट्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह, फॉर मी दे ऑल गुड, इक्वली गुड। लेकिन कुछ एकेडमिक के लिए ज्यादा उन्होंने पढ़ पढ़ ज्यादा लिया है। मुझे ऐसा लगता है कि फिलॉसफी को आमिर ने ज्यादा ग्रास्प किया है, उसका ग्रिप फिलॉसफी पे बहुत बेहतर है। शायद क्या कहते हैं, इजहार का कॉन्स्टिट्यूशन पे ग्रिप अच्छा है। और इसी तरीके से हसन अली गोंदल, जिन लोगों ने आयार पिक किया हुआ है, जरा अंदाजा लगाओ कि हाउ व्हाट काइंड ऑफ टीचर ही इज। एंड जाहिद एकेडमिकली बहुत स्ट्रांग है। इसी तरीके से ये जो हमारे यूरोपियन हिस्ट्री के टीचर हैं, इन तमाम की स्लाइड्स मैंने ही प्रूव की हैं, तो आई नो हाउ एनरिच्ड देयर कंटेंट इज। लेकिन हाँ, कुछ हमें सर समझ मैं आ ये जाते नहीं हैं। कहूंगी सर मैं ये नहीं कहूंगी कि टीचर्स का फॉल्ट मेरा था, क्योंकि मेरी बेसिक्स स्ट्रांग नहीं थी और मैंने जंप ले लिया था सीएसएस को, तो वो जाहिर सी बात है वो बेसिक्स तो स्ट्रांग नहीं करेंगे, वो आपको टू द पॉइंट सीएसएस का पढ़ाएंगे। तो उसके लिए मुझे अब अपनी बेसिक्स स्ट्रांग करनी पड़ी है, फिर दोबारा से लेक्चर्स लेने पड़े, तो मुझे समझ आ रहा है। हाँ, देखो अब थोड़ा सा तुमने ना तुमने हमसे बर्डन थोड़ा सा उठा के तुमने रियलिस्टिकली कुछ खुद पे भी डाल दिया। दिस इज फेयर एनफ, दिस इज फेयर एनफ। ओके। जैन कहता है माय फेवरेट थिंग इन नोवा इज द एब्रिविएशन ऑफ नेम्स मैक, हैग, आर्ग, आरएसए। या ओके, फेयर एनफ, गुड। ओके, नेक्स्ट। अच्छा, अब मैंने मुझसे सवाल मैंने पूछना है तुम लोगों से, कोई भी माइक अनम्यूट कर सकता है, कि जो लास्ट क्वेश्चन है उसके पार्ट्स कितने हैं और कौन से पार्ट के कितने नंबर हैं? सर एक ही पार्ट है जो हमने लेना है, जिस साइड को। अच्छा, um, एक मिनट एक मिनट, और ये बताओ कि ये जो पहला जो स्टेटमेंट है इसका क्या करोगी? सर ये स्टेटमेंट, इसके लिए भी हम एक से दो पैराग्राफ्स डेवलप करेंगे। वो हमारे इंट्रोडक्शन के साथ जो सपोर्टिंग हम एक अपने जो सब एक अपना जो स्टांस डेवलप करेंगे, उसके लिए पीछे सपोर्टिंग एक जैसे हम आर्ग्यूमेंट्स होते हैं या पैराग्राफ्स होते हैं, वो उस तरह से होंगे। लेकिन जो मेन जो हमारा एक क्वेश्चन है वो एक ही स्टांस का है। जो ये दूसरा है वो क्वेश्चन नहीं है, वो उस हमारे क्वेश्चन को सपोर्टिंग एक एविडेंस है कि ये उसकी स्टेटमेंट है, इसके अंदर रहकर आपने अपना आंसर देना है। और जो सर साइड लेनी है, सर मेरे हिसाब से जो एक मेजर जो इसमें सवाल पूछा गया वो एक तरफ की साइड लेकर उसको अपने उस स्टांस को प्रूव करने का है सर, इफ आई एम नॉट। और ये किरण ने बोला ना? यस सर। एक मिनट, किरण मेरे पास किधर है?
सर मैं नोआ की स्टूडेंट नहीं हूँ, मैंने ये कैसे का बैच बस लिया था। नहीं नहीं नहीं, मैं कुछ और देख रहा हूँ, मैं तुम्हारा पेपर देख रहा हूँ। वो है ना, वो किरण किरण किरण, वो पता नहीं। तुम अभी टेस्ट सीरीज में तुम मेरे साथ हो कि नहीं हो? यस सर मैं हूँ। तुम्हारा नाम मेरे सामने क्यों नहीं आ रहा? तुम्हें सर पेपर तुम्हें चेक हुआ मिला है? यस सर, मुझे पेपर मेरा चेक हुआ मिला है। पूरा नाम तुम्हारा क्या है? सर किरण शहजादी। शहजादी? कहाँ की शहजादी हो? तो बस अम्मा ने लगा दिया है। अच्छा, हाँ ये मिल गई शहजादी। शहजादी, हाँ जी, बस मुझे मिल गया पेपर, ठीक है। किरण, यस सर। आह, चलो। यार, अभी नहीं, कुछ पेपर होने दो, उसके बाद फिर कमेंट करते हैं। ठीक है सर। हाँ जी। अच्छा मुझे बताओ कि और किसने ये क्वेश्चन किस तरह पिक किया है? सर, सर हम्म। ऐसे नहीं, आप सर बोले यहाँ पे। इसमें थैंक यू सर, इसमें हम इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन को 2 मार्क्स देंगे। उसके अलावा जो फर्स्ट पार्ट है, यूएन रेजोल्यूशन ऑफ 2 स्टेट्स, एक पैराग्राफ या दो दो पैराग्राफ्स हम बनाएंगे कि 2 स्टेट्स सोल्यूशन है क्या यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का, और कौन कौन सी यूरोपियन कंट्रीज है जिन्होंने उसको रिकग्नाइज किया पैलेस्टाइन को एज ए सॉवरेन स्टेट। तो 2 नंबर्स इसके आ गए, टोटल 4 नंबर हो गए। बाकी जो हमारे पास नंबर बचे हैं विच इज 16 मार्क्स, उसको हम इक्वली डिवाइड करेंगे। एक में हम बताएंगे चांसेस ऑफ 2 स्टेट सोल्यूशन, और दूसरे में हम अपना स्टांस बताएंगे कि इसराइल कंटिन्यू करेगा या नहीं करेगा, और उसको प्रूफ करेंगे जो भी हमारा स्टांस होगा। ठीक है, सही है, सही है, सही है। अच्छा, और कौन क्या बताएगा? सर, इसके अंदर हम लोग एक पैराग्राफ हम लोग लिखेंगे आफ्टर इंट्रोडक्शन, जिसके अंदर हम ओवरव्यू देंगे कि व्हाट इज एक्चुअली बेसिकली टू स्टेट सॉल्यूशन है क्या। उसको एक्सप्लेन करेंगे और उसको लिंक करेंगे विद कि अब यूरोपियन यूनियन, सॉरी, यूरोप के अंदर भी, सॉरी, मतलब यूरोपियन स्टेट्स ने किन किन ने इस टू स्टेट सॉल्यूशन के ऊपर अपना अप्रूवल दिया है या अपनी रजामंदी शो की है। आफ्टर दैट जो हमारा नेक्स्ट पार्ट होगा क्वेश्चन का, जो ज्यादा फोकस होगा हमारा, वो इस चीज के ऊपर होगा कि क्या हम, मतलब हमारा क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, कि हमें दिख रहा है आगे टू स्टेट सॉल्यूशन होता हुआ, कितने चांसेस हैं, सही है। और अगर हम लोगों को लग रहा है कि फॉर एग्जांपल नहीं है, मतलब हमें कोई स्टैंड लेना है इस बात के ऊपर कि इसराइल ऐसे ही कंटिन्यू करेगा एज एन अपार्थाइड स्टेट और अपनी ऑपरेसिव पॉलिसीज जो सी है पैलेस्टीनियंस के ऊपर कंटिन्यू रखेगा, यहाँ तो टू स्टेट सॉल्यूशन हमें होता हुआ नजर आ रहा है। उसमें ऑब्वियस सी बात है, यूजुअली अगर हम लोग आइडियलिस्टिक स्टैंड लेने का कहते हैं, लेकिन हैज फार हैज माय नॉलेज, इसके अंदर हम लोग यही बताएंगे कि अब ये पॉसिबल हमें होता हुआ नजर नहीं आ रहा बिकॉज ऑफ फेलियर ऑफ मुस्लिम वर्ल्ड। एंड सेकेंड थिंग, सेटलमेंट इश्यूज जो उनसे हैं, क्योंकि हमारी बॉर्डर्स जो टू स्टेट सॉल्यूशंस के अंदर जो बॉर्डर्स हैं वो प्री 1967 की हैं। अब सेटलमेंट इश्यूज इतने ज्यादा हो गए हैं, तो वो भी एक मतलब चैलेंज है इन ऑर्डर टू अचीव टू स्टेट सॉल्यूशन। ऑन द अदर हैंड, हमारे पास जो पैलेस्टीन के अंदर ही जो गवर्नमेंट, मतलब एक डिवीजन हमें दिखती है कि अगर हम लोग स्टेट बना भी देते हैं पैलेस्टीन की, तो उसको कंट्रोल कौन करेगा। एंड ऑब्वियसली द एटीट्यूड ऑफ इसराइल टुवर्ड्स दिस। तो हम लोग इस तरह से अपना आंसर लिखेंगे और फिर कंक्लूड करेंगे। ओके ओके, बस अब मेरी बारी, बस हो गया। ऑल राइट। इंट्रोडक्शन के बाद जो फर्स्ट पैराग्राफ है, फर्स्ट पैरा हमारा क्या होगा? दैट वुड बी ऑन UNGA रेजोल्यूशन। वो बता दोगे?
सेकंड पैरा हमारा हो जाएगा ऑन आयरलैंड एंड बाकी जो यूरोपियन कंट्रीज हैं, एक्सेप्टेंस ऑफ पैलेस्टाइन एज अ स्टेट। ये बताओगे? और बच्चे जो केरन ने कहा, बात वही ठीक है। सबने तकरीबन एक ही बात कही है, लेकिन इन दोनों में हमारा टिल्ट एक की तरफ ज्यादा होगा। मेरा टिल्ट टुवर्ड्स अपर्टाइड स्टेट ज्यादा है। आपका टिल्ट टुवर्ड्स टू स्टेट ज्यादा हो सकता है। किसी का एक तरफ पे तो किसी का दूसरी तरफ पे टिल्ट हो सकता है। एक चीज रूल याद रखो, द रूल इज द डायमेंशन you think you want to dominate should be given later। अच्छा, ये जरूरी नहीं है, पहले भी हो सकता है। लेकिन उसमें भी फिर मतलब क्या, जिसको आप डोमिनेट करवाते हैं उसको बाद में लिखते हैं, जिसको आपने काउंटर करना है, व्हाट यू वांट टू काउंटर, शुड बी गिवन फर्स्ट। अच्छा, कुछ इसका बिल्कुल अपोजिट करते हैं। सम वुड डू द अपोजिट। अपोजिट करेंगे। फर्स्ट they would give the stance they support and then counter the stance they want to negate। ये भी हो सकता है, लेकिन एक बात याद रखो इसमें, उस रूल में, एंड दैट इज द स्कूल ऑफ थॉट, ये द ओपिनियन you want to negate, you should give its argument first and then counter it with even stronger stance। जब भी आपको पेपर में ऐसा कोई क्वेश्चन मिलता है और आपको लगता है कि ये क्वेश्चन आपको आता है, हमेशा से शुरुआत उससे करो। Such a question would always give you more score। Without giving it a second thought, टॉप प्रायोरिटी पे ये क्वेश्चन करो, क्योंकि ये आर्गुमेंटेटिव क्वेश्चन होता है और ये बड़ा अच्छे नंबर देता है। ये ओपिनियनेटेड बहुत होता है, ये आपको बहुत नंबर देता है। अब मैं क्या करता, पहले उस स्टांस को देता जिसको मैंने नेगेट करना है, क्योंकि यहां पे इकोलॉजिकल
पैटर्न उसका ये बेहतर बनता है। मेरा पहला पॉइंट क्या होता, टू स्टेट सॉल्यूशन, तो उसमें नंबर 1 पॉइंट मेरा क्या होता, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रिजोल्यूशन। दूसरा पॉइंट मेरा क्या होता, दैट इज acceptance by US, Europe, Israel and non-acceptance by Palestine and Muslims। अब वो तीन आइडिया को एक पैराग्राफ में मर्ज करता या हर एक पे अलग अलग बनाता, वो अलग स्टोरी है, लेकिन पैटर्न मेरा ये होता एक। उसके बाद फिर चेंज्ड स्टांस ऑफ द वर्ल्ड। वर्ल्ड स्टांस कैसे चेंज कर गया है, मुस्लिम वर्ल्ड एक्सेप्ट टू स्टेट सॉल्यूशन नाउ। अब वो टू स्टेट, इवन सिर्फ मुस्लिम वर्ल्ड नहीं, अल-फतह वो भी टू स्टेट सॉल्यूशन को मानता है। मतलब क्या, प्री 1967 बॉर्डर्स या यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन, एक पैराग्राफ इस पे बना लोगे, जा रहे हो हाईवे से पहुंच, ड्राइविंग कम करो। आप सर कोई अच्छी खबर बताए ना सर, आपने रास्ते में इंशाल्लाह जरूर बताऊंगा, इंशाल्लाह आप आशा ही दे देते रही बहुत है। इंशाल्लाह। ओके, ये हमारा स्टूडेंट है, कस्टम में लोकेट हुआ है। और ये पेयर अपीयर हुआ है 24 में, और ही एम्स एट पास एंड पीएसपी। तो लोग थोड़ी मेहनत ज्यादा करते हैं, तुम लोग भी ये गलत कंटिन्यू करो। हाँ, नाउ नेक्स्ट अनदर, स्टूडेंट्स याद रखो, ये मैंने इतने सारे पॉइंट्स लिख लिए, अगर तुम लोगों ने इसके टाइप करके तुम लोगों ने किरण के साथ शेयर नहीं किए तो मैं तुम लोगों के साथ अगली डिस्कशन नहीं करूंगा, क्योंकि ये चीजें मेरे पास लिखी हुई नहीं है, मुझे ये लिखी हुई चाहिए। डन, ओके। उसके बाद फिर यूएस का, यूके का, फ्रांस का, एक्सेट्रा का चेंज्ड स्टांस है। अब वो स्टांस क्या है, ओस्लो अकॉर्ड। ओस्लो अकॉर्ड के तहत क्या है, अमेंडमेंट इन द स्टांस ऑफ, अमेंडमेंट ना कहो, वेस्ट backed out from the stance, जो ओरिजिनल स्टांस था
on UN Security Council resolution, बैकआउट कर गया। अब क्या कहता है? उस पहले स्टांस में था 44%, अब यूएन की जब बात करेंगे, पैलेस्टाइन 56%, इजराइल। नाउ ओस्लो क्या कहता है? ओस्लो 22% पैलेस्टाइन, 78% इजराइल। तो ये सारी बातें क्या बता रही है कि टू स्टेट सोल्यूशन वक्त के साथ साथ कैसे कॉम्प्लिकेट होता जा रहा है। नाउ ट्रंप गोज अ स्टेप अहेड, या इवन सिवियर स्टांस है। कैसे? एक्सेप्ट्स द 22% and 78% division, but with changes. कैसे? 30% of West Bank to be given to Israel. In return, Israel would give 30% of the desert area with Egypt. कुछ जगह का नाम है, वो जरा देख लीजिएगा। ये आर्गुमेंट आपका हो जाएगा। ट्रंप उसमें ये चेंज, फिर एक मखसूस नाम है, क्या नाम है इसका, जेरूसलम में, जो मुसलमानों को दिया जाएगा। जेरूसलम टू इजराइल, सिर्फ एक पर्टिकुलर वो है, इसे क्या कहते हैं, थकावट जब हो जाती है तो फिर ये होता है। एक मखसूस जगह मुसलमानों को जेरूसलम में दी जाएगी। अक्सा कंपाउंड नहीं, नो नो नो, अक्सा वुड बी बैतुल मुकद्दस, नहीं बैतुल मुकद्दस भी नहीं, एक और नाम है। नहीं, बाकी तमाम जेरूसलम इजराइल को दिया जाएगा। एक मखसूस जगह है जिसमें जेरूसलम में जो मुसलमानों को दिया जाएगा, यार बड़ा मशहूर नाम है, बस भूल गया हूं। और तुम लोग भी मेरे तरह, अलकुद्स। बैतलहम तो इजराइल क्रिश्चियंस का है, वो किसी को नहीं देंगे। अलकुद्स मुसलमानों को दिया जाएगा, बकिया इजराइल को। ये ट्रम्प का वो स्टांस है। हाँ, लेकिन नेक्स्ट क्या है? अब जिविश ज़ायनिज्म, वो क्या कहता है? एक्सपेंशन ऑफ इजराइल एज स्टेट। अब वो कैसे होगा? बिटवीन
the river and the sea. All इजराइल का होगा, फिलिस्तीन होगा ही नहीं। गोलन हाइट्स, ईस्ट बैंक ऑफ जॉर्डन रिवर, के बाद फिर सिनाई रीजन एटसेट्रा। ये सारा जिविश ज़ायनिज्म एज ए टेरिटोरियल एक्सपेंशन की बात करता है। एक पैराग्राफ या दो इस पे बन जाएंगे। नेक्स्ट आप बात करेंगे अपार्थाइड स्टेट। जब अपार्थाइड स्टेट की बात करेंगे, ये जो ऊपर हेडिंग है ज्यूइश ज़ायनिज्म, वो बेसिक करता है अपार्थाइड स्टेट पे। एक पैराग्राफ आप बिल्ड करेंगे, कंसेप्ट साउथ अफ्रीका से है, एथनिक आइडियोलॉजिक क्या कहते हैं, रिलीजियस एंड कलर के बुनियाद पे डिस्क्रिमिनेशन है। ये जो कंसेप्ट है साउथ अफ्रीका से शुरू हुआ। यहां पे इजराइल में क्या है, अपार्थाइड स्टेट कैसे है, वो रिलीजियस है। कर दिया आपने। उसके बाद फिर इन्हें रिलीजियस कैसे, ज्यूइश ज़ायनिज्म। जो ऊपर मैंने पैराग्राफ बिल्ड किया था वो इसके बाद यहां पे आएगा, ज्यूइश ज़ायनिज्म। उसके बाद मुस्लिम्स डू नॉट हैव इक्वल राइट्स। वो इकोनॉमिक है, पॉलिटिकल है, सोशल है। फॉर एग्जांपल, लैंड राइट्स नहीं है उनके पास, नो लैंड राइट्स, नो लैंड ओनरशिप राइट। मुस्लिम्स आर सब्जेक्टेड, ये कमिंग मैगजीन में बहुत तफसील में इस पर मैंने डिस्कशन की है, सब्जेक्टेड टू मिलिट्री लॉ। ये पॉइंट बिल्ड करेंगे। उसके बाद फिर जेनोसाइड की बात करेंगे ऑफ मुस्लिम्स। डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे ऑफ मुस्लिम्स। और फिर एंड किस पे करेंगे, इजराइल could be stopped from all this। कैसे, if उम्मा gets united, जिसके चांसेस क्या नजर आ रहे हैं, कम। जी दूसरा, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल प्रेशर। लेकिन ये तब होगा इफ यूएस, यूके एंड फ्रांस वांट। और आखिरी पॉइंट, यूएस
backs out from the unconditional support of Israel only then, जिसकी चांसेस कम नजर आ रहे हैं। अल्लाह अकबर। अच्छा, अब बताओ कि was it good enough? अच्छा, अभी ये बताओ तुम लोग कि आर्ग्यूमेंट बिल्डिंग पर मैंने एक बड़ी बात करनी है। जिन लोगों ने, देखें, एक होता है डिस्क्रिप्शन। अगर डिस्क्रिप्शन है, इट कुड बी इन पॉइंट्स। नरेशन हो इन पॉइंट्स, बट आर्ग्यूमेंट should always be in पैराग्राफ फॉर्म। अब तुम सबको पता है कि किन किन ने क्या चवली मारी है। पैराग्राफ फॉर्म, पहली बात तो ये। और उसी आर्गुमेंट में इट शुड बी वेल एक्सप्लेन्ड। अब वेल एक्सप्लेन्ड क्या? 4 to 5 to 6 to 7 सेंटेंसेस। कोई इसको 4 में कर पाता है, कोई 5 में कर पाता है, कोई 6 में कर पाता है। मुझे नहीं पता कितने में कर पाते हो। आइडिया पूरी तरह एक्सप्लेन करना होगा तुम्हें, वो पूरा मैसेज कन्वे करे। अक्सरियत लोगों ने, तुम लोगों में जो पेपर डिस्कस किया है या पेपर किया है, एक पूरे लाइन का तुम लोगों की हेडिंग है। मुझे लाइन हेडिंग पे एतराज नहीं है कि वो हेडिंग इतना एक्सप्लेन्ड हेडिंग क्यों है, तो मुझे उस पर एतराज नहीं है। मुझे तुम लोगों के आर्गुमेंट प्रॉपरली एक्सप्लेन न करने पे एतराज है। अगर तुम्हारा ये ख्याल है कि तुम सिर्फ हेडिंग दे दोगे और तुम्हें मार्क्स मिल जाएंगे इन योर ड्रीम्स, तुम लोग मैं शेयर नहीं करूंगा। और किरण, मैं तुम्हें कहता हूं अपना पेपर शेयर मत करना। कई सारे हैं, लेकिन अभी मैंने किरण का पेपर क्रॉस चेक किया है। इस लड़की के 21 मार्क्स हैं, शायद किसी एक को मैंने 22 दिए हैं। इस लड़की के नंबर ऑफ आर्गुमेंट ज्यादा नहीं है। इसने अपने आर्गुमेंट्स को प्रॉपरली एक्सप्लेन किया है, एलेबोरेट किया है, जस्टिफाई किया है। हाँ, कई सारे आर्गुमेंट के साथ मैं एग्री नहीं करता, मेरा एग्री करना जरूरी नहीं है। गुड गुड गुड, लीने गुड। लेकिन मुझे इतना कन्विंस तो करे कि तुम्हें समझ आ गई है। जरूरी नहीं कि मैं कन्विंस हो जाऊं, मैं तुम्हारे आर्गुमेंट को रिस्पेक्ट तो कम से कम करूं। मुझे इस हद तक तो ले आओ, यानी एग्जामिनर इज नॉट द सिंपल द टेस्ट ऑफ नॉलेज, इट इज द आर्ग्यूमेंट बिल्डिंग। मैंने इन तीनों क्वेश्चन में कहीं पे भी डिस्क्रिप्शन मांगी ही नहीं है, सिवाय यूएनजीए रिजोल्यूशन 3 यूरोपियन कंट्रीज रिकॉग्निशन ऑफ पैलेस्टाइन एज अ सॉवरेन स्टेट, ये डिस्क्रिप्शन पार्ट था। बाकी तो कुछ भी डिस्क्रिप्शन नहीं है। एवरीथिंग इज एनालिसिस। तो अगली बार अगर किसी ने 2-3 लाइन में पैराग्राफ दिया, तो मैं उसको प्रॉपर क्लास में सबके सामने डांटूंगा। एग्रीड? प्राइवेट मैसेज मत करो। एग्रीड?
ओके, अब आखिरी एक दो बातें तुम लोगों से पूछनी है। अभी तक तुम लोगों के कौन से सब्जेक्ट की डिस्कशंस हो गई हैं, यानी कौन कौन से पेपर्स हुए हैं और डिस्कशन किसकी हुई है? इस्लामियात एंड पाक अफेयर्स की हो गई हैं। अच्छा, एक बच्चे ने मैसेज किया है एक टीचर को, पता नहीं कैसे उनको नंबर मिला है सारा कुछ। अब मुझे ये नहीं पता कि वो ऑन कैंपस बचा है या ऑनलाइन बचा है। कहते हैं कि हमारी डिस्कशन टाइम पे नहीं हो रही है और एक हफ्ता हो गया और फलाना। ये तुम लोगों में से है या कोई और है? कैरन कहती है मैं नहीं हूं। ओके, ऑल राइट। सवाल यहां पे ये नहीं है कि तुम हो या नहीं हो। सवाल यहां पे ये है कि तुम लोगों को इशू तो नहीं है। देखें, एक इदारे को, तालीमी इदारे को एडमिनिस्ट्रेशन सेंटर नहीं होना है, ओनर सेंटर नहीं होना है, स्टूडेंट सेंटर होना है, टीचर सेंटर नहीं होना है। Of course, there is a balance to be a striking balance, but it has to be student driven. जी नगद, यही चीज हमें ये कहना कि हमने को बहुत बड़े तीर मारे हैं नहीं, लेकिन एक चीज बड़ी पक्की है कि हमारी बड़ी कोशिश होती है कि हमारा स्टूडेंट इसको सिर्फ तालीमी इदारा एज एन एक्सप्लॉयटेटिव, कि ये क्या कहते हैं, बस अपना काम करता है, एक तालीमी प्राइवेट इदारा है और ये पैसा बटोर के, और फिर ये वाली फीलिंग ना लेके जाएं। They should own us, and they would own us only if we own them. So मतलब किसी को कोई गिला नहीं है, राइट? ओके, तो फिर तुम लोग भी दफा हो जाओ और मुझे भी जाने दो। डन। अगली बार अगर किसी ने पूरा प्रॉपर पैराग्राफ बिल्ड ना किया हो, बेशक तुम्हारे 10 आर्ग्यूमेंट के बजाय 8 हो जाएं या 12 के बजाय 10 हो जाएं, लेकिन थोड़ा सा एलेबोरेट करना सीखो। थैंक यू, थैंक यू, बाय बाय। किरण। किरण अलमास। जी हाँ हाँ, किरण अलमास। जी सर। तुमने पॉइंट्स मेरे पीछे नोट कर लिए? जी सर। अगर एक भी पॉइंट मिस हुआ मैं कसम से तुझे लेकर मारूंगा, पहली बात, नंबर वन। दूसरा, मुझे सारे पॉइंट सही है सॉफ्ट में। अब मतलब वो तुमने वो शेयर करने पर बाद में अली के साथ, ठीक है? ठीक है। ठीक है मेरा बच्चा। सर ठीक है, थैंक यू सो बाय मच। बाय। अल्लाह हाफिज सर। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। कोई क्वेश्चन हो तो मुझे बता दो, अदरवाइज क्लास एंड करते हैं। Can please कौन से नोट्स चाहिए आपको? by 1.4 billion $.